जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने स्कूल देखा था भर्ती परीक्षा हिंदी विषय से 2018 का प्रश्न पत्र हल शुरू किया था, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 50 तक हल कर लिए थे। आज की क्लास में हम 51 से लेकर आगे के जो भी प्रश्न हैं उसे हल करने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, 2018 का जो प्रश्न पत्र था उसमें मनोविज्ञान काफ़ी टफ आई थी। अधिकतर विद्यार्थियों ने मनोविज्ञान में ज़्यादा प्रश्न कर लिए, जिसके कारण वह माइनस में चले गए, या उनके जो प्रश्न सही होने चाहिए थे जितने उतने सही प्रश्न नहीं हो पाए, क्योंकि मनोविज्ञान में ज़्यादा प्रश्न करने के कारण जो उनके सही भी हुए थे तो वह भी उनके माइनस में आ गए। तो साथियों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अगर टफ प्रश्न आए हैं मनोविज्ञान में या चाहे हिंदी में, तो उन टफ प्रश्नों में अगर आपको आ रहे हैं तभी आपको उनको हल करना है। अगर नहीं आ रहे तो उनको हल करने का प्रयास मत करना, क्योंकि आपके जो सही प्रश्न हुए हैं उनमें भी माइनस में होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर टफ प्रश्न पत्र आया है मनोविज्ञान का तो सभी के लिए आया है, आपके अकेले के लिए नहीं। एवरेज पिछली 2018 वाली परीक्षा में जो मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे उसमें एवरेज 10 से लगाकर 15 तक प्रश्न सही हो रहे थे, जिनका लगभग सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके भी इतने से ही प्रश्न सही हो पाए, 10 से लगाकर 15 तक। मेरे भी 13 ही हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचना कि मुझे इतने ही प्रश्न आ रहे हैं, लोग ज़्यादा कर लेंगे या उनको ज़्यादा आ रहे होंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि टफ आया है तो सभी के लिए आया है। तो कभी कभी मनोविज्ञान का प्रश्न सरल भी आ जाता है। हम 30 में से 25 प्रश्न भी हल करने में सक्षम होते हैं, 28 प्रश्न भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मनोविज्ञान का प्रश्न ऐसा आता है कि उसमें हमारी हवा नहीं लगती है, या वह टफ प्रश्न पूछ लेता है तो फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही स्थितियां हैं। अगर पेपर सरल आया है मनोविज्ञान का तो हम ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं, अगर नहीं आया है तो कोई भी ज़्यादा प्रश्न उसमें से नहीं कर सकता है। अगर करने का प्रयास भी करेगा, उसे नहीं आ रहा, उसे भी छेड़ने का प्रयास करेगा, तो वह प्रश्न उसके गलत होने का जो प्रतिशत है वह बढ़ जाएगा, और जो प्रश्न सही हो रहे हैं वह माइनस होने का प्रतिशत उसका बढ़ जाएगा। तो साथियों, मेरी यही विनती है, मेरी यही प्रार्थना है कि अगर प्रश्न पत्र टफ है तो जो टफ क्वेश्चन है वह मत छेड़े। अगर आपको आ रहे तभी छेड़े। आ रहे, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको प्रश्न आ रहे और वह नहीं करे, आपको प्रश्न करने हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उसे अनायास ही न छेड़े। तो दोस्तों, चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51। बोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? बोर का तारा जो एकांकी है उसमें जो छाया प्रमुख पात्र हैं इस एकांकी की, वह क्या कहती है कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? कविता है। इनमें से क्या है? कविता है। प्रश्न संख्या 52। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। अर्थात पार ब्रह्म का मतलब क्या है? जो परम ब्रह्मा है वह कैसा है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कहिबे कु शोभा नहीं, कह पार ब्रह्म या परम ब्रह्म के बारे में कुछ कहना मुझे शोभा नहीं देता है। देखिया ही प्रमाण मतलब देखते ही उसका प्रणाम या प्रमाण, देखना ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। कहना उसके लिए शोभा नहीं देता है। हम उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं, प्रत्यक्ष उससे हम साक्षात्कार करते हैं, तभी हम क्या करते हैं? एक प्रमाण हम अपने समक्ष पाते हैं। तो यह पंक्तियाँ किस कवि की है? तो कबीरदास की है। प्रश्न संख्या 53। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। यह कथन किसने कहा है? राम की शक्ति पूजा से यह पंक्तियां आई है। और यह कथन श्री राम को जाम्बवान ने किया था जब श्री राम निराश हो गए थे, या जो श्री राम ने यह कहने का प्रयास किया कि शक्ति रावण का साथ दे रही है, शक्ति दुष्ट का साथ दे रही है, मेरा साथ नहीं दे रही है। तब जाम्बवान ने एक उपाय श्री राम को बताया कि आप शक्ति की उपासना करो, और उसी के बल पर श्री राम ने रावण को हराया। यह पंक्तियाँ तुलसीदास की है और जो राम की शक्ति पूजा में संकलित है, और यह कथन जाम्बवान ने श्री राम से कहा था। प्रश्न संख्या 54। सरयू में संकलित परसाई के
परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? सरयू में संकलित हरिशंकर परसाई का जो व्यंग्यात्मक निबंध है, उस निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया है, अर्थात सास को बताया है। प्रश्न संख्या 55। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? आलोपी का रचनाकार दोस्तों महादेवी वर्मा है। आलोपी जो एक अंधा व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 56। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, यह बिल्कुल सही है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि दोहा कोशों की भाषा शैली अलग है और चर्या गीतों की भाषा शैली अलग है। चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 57। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पाहुड़ा दोहा राम सिंह की रचना है, भविष्यत कहा धनपाल की है, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी की है, और इनमें से जो प्रबंध चिंतामणि है वो सोम प्रभु सूरी की है, न कि विनय चंद्र सूरी, अर्थात पहला ही ऑप्शन उसमें क्या है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 58। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? दोस्तों पिछले वीडियो में जब मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बात की थी, उस समय भी मैंने बताया था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो काल माना है, हिंदी साहित्य की जो समय सीमा उन्होंने अपने ग्रंथ में बताई थी, उन्होंने 693 से लेकर 1693 तक के समय को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित किया था। तो यहाँ पर 693 से मानने वाले जो इतिहासकार है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। प्रश्न संख्या 59। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। मैंने पहला कवि नाम से जो वीडियो डाल रखा है उसमें भी यह प्रश्न बताया है। तो सरहपाद जो सर्वमान्य रूप से भी हिंदी साहित्य के या हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 60। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। यह प्रश्न भी मैं बता चुका हूं दोस्तों पिछले वीडियो में इसका आंसर। प्रश्न संख्या 61। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यह बताया है कि जो नाथों का हठ योग है वही आगे जाकर संत काव्य में पल्लवित होता है, और संत काव्य के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कबीर, उनमें यह हठ योग पल्लवित होता है। या जोर बोल हठयोग का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव नाथों के हठयोग का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव संत कवियों पर पड़ा था, उनमें सर्वाधिक प्रभाव संत कबीर पर पड़ा था। अगला प्रश्न है 62। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? दोस्तों सिद्ध साहित्य का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ उस यह कथन राम कुमार वर्मा का है, क्योंकि बौद्ध धर्म के कारण जो परिस्थितियां बदल रही थी, उन्हीं परिस्थितियों ने सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार की, यह कथन राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न संख्या 63। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? नागरी प्रचारिणी सभा से जो सबसे बड़ा पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसमें 69 समय है, अर्थात 69 समय है, उसको प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टोड है। क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ही विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भी नहीं माना है, श्यामल दास ने भी नहीं माना है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी नहीं माना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन विकल्प दूसरा है वह सही हो जाएगा कि कर्नल टोड ने क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। प्रश्न संख्या
64 भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास दोस्तों शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। और भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता थे शालिभद्र सूरी, उनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और यह जो का भरतेश्वर बाहुबली रास यह जैन साहित्य से संबंध रखता है या जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ है। और शालिभद्र सूरी भी क्या थे? एक जैन कवि थे। प्रश्न संख्या 65 निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? दोस्तों जो आदिकाल की शिलांकित कृति है, शिलांकित रचना है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, जिसमें 7 बोलियों का चित्रण मिलता है, या जिस कृति में 7 अलग अलग बोलियां मिलती हैं, यह कृति कौन सी है? राउल वेल, जिसके कवि कौन माने जाते हैं? रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 66 खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बणिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियां दोस्तों कवितावली की हैं। दोस्तों यह कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि अगर आप तुलसी के नाम को जानना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और तुलसी को जानना चाहते हैं तो आपको कवितावली पढ़नी चाहिए। तात्पर्य क्या है कि कवितावली में तुलसीदास ने समकालीन जो अकाल था या जो समकालीन परिस्थितियां थी, समकालीन जो घटनाक्रम था, उसका चित्रण भी इन कवितावली में किया है। तो खेती न किसान को मतलब उस समय की जो भयावहता है, बेरोजगारी है या फिर निर्धनता है, किसी को भी कोई रोजी रोटी चलाने के लिए भी कोई उपाय नहीं है, रोजी रोटी चलाने के लिए किसी के पास काम धंधा नहीं है, तो उस समय का जो भयावह चित्रण है वह इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने किया है। 67 प्रश्न संख्या 67 मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का प्रभाव है, बिल्कुल है, क्योंकि नाथ साहित्य से ही संत साहित्य का विकास हुआ। अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन बिल्कुल है। उपनिषदों का भी प्रभाव है संत साहित्य पर, लेकिन जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। प्रश्न संख्या 68 कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कबीर कहते हैं कि बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं कबीर ने दाम्पत्य प्रतीकों को आधार बनाकर लिखी हैं। तीसरा ऑप्शन है कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, बिल्कुल किया, क्योंकि कबीर के काव्य की विशेषता क्या है? सामाजिक अंधविश्वासों, सामाजिक पाखंड का विरोध उनके काव्य में मिलता है। दूसरा ऑप्शन है काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कबीर ने काव्य रचना को ध्यान में रखकर अपना काव्य नहीं लिखा, क्योंकि कबीर जन्म से ही अनपढ़ थे और उनके जीवन का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था, अपितु समाज सुधार था, अपितु अपनी आत्मा का संस्कार था, अपनी आत्मा को परमात्मा से जो मिलन कराना है वह उनका प्रथम ध्येय था, न कि काव्य रचना करना। प्रश्न संख्या 69 संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, बिल्कुल सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान की कोई परंपरा नहीं मिलती है। उनका शास्त्रीय ज्ञान अर्थात अधिकांश जो संत कवि थे वह कम पढ़े लिखे थे, निम्न जातियों से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके काव्य में शास्त्र का कोई आधार नहीं मिलता है। तो संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक नहीं माना गया है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर सहज जो अनुभूत ज्ञान है या जो सहज अनुभूति है उस पर बल दिया गया है, न कि शास्त्रीय ज्ञान पर। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के
अंधानुकरण का विरोध किया है, बिल्कुल किया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, ये भी सही है, सामान्य बोलचाल की भाषा है। और संत काव्य की जो भाषा है उसे सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह कथन क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 70, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा विकल्प है सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, बिल्कुल सही है। रूढ़ियों से तात्पर्य क्या है कि जो परंपरा से बातें प्रचलित हैं उन बातों को आधार बनाकर कोई काव्य लिखना, या जो पारंपरिक रूढ़ियां हैं, रूढ़ी का मतलब क्या है, जो लंबे समय से जो बातें समाज में प्रचलित हैं या जो काव्य में प्रचलित हैं उन रूढ़ियों को आधार बनाकर काव्य लिखना, उन बातों को आधार बनाकर काव्य लिखना। ऑप्शन है दूसरा, विकल्प नंबर 2, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि सूफी काव्य अधिकांशतः प्रबंध रूप में लिखे गए थे। चौथा ऑप्शन है सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है, बिल्कुल रहा है। तो प्रश्न संख्या 70 में ऑप्शन दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। मृगावती कुतुबन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प मधुमालती मंजन की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है जिसकी रचना सन 1540 ईस्वी में हुई थी। और आखिरी कलाम यह भी मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, मुल्ला दाऊद का नहीं है। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ कौन सा था, चंदायन, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, चंदायन। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो असंगत है वह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, बिल्कुल की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। दोस्तों लीला का महात्म्य किसमें है, कौन सी भक्ति में है, सगुण भक्ति में है, न कि निर्गुण भक्ति में है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। यह कथन संत काव्य के संदर्भ में निर्गुण भक्ति के संदर्भ में क्या है, असंगत है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है, बिल्कुल सत्य की खोज के लिए ही उन्होंने निर्गुण भक्ति स्वीकार की। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं थे। दोस्तों आपको पता है कि अष्टछाप के कवि 4 भक्त, 4 शिष्य तो किसके थे, वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य गोस्वामी विठलनाथ के थे। और अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। और 4 शिष्य उन्होंने वल्लभाचार्य के लिए अपने पिता के और 4 शिष्य अपने, तो इस तरह उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप के कवि कौन सा, निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। कृष्णदास हैं, कुंभन दास हैं, चित्त स्वामी है, दामोदर दास नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, बिल्कुल है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल सही है। दोस्तों यह कथन आपने सुना होगा कि सूर की जो गोपियां हैं वह भावुक है और नंददास की जो गोपियां हैं वह क्या है, तार्किक अधिक है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, स्वामी हरिदास ने किया था। तीसरा ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। दोस्तों यह कथन उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर राधा का स्थान तो उच्च और प्रधान माना गया है जबकि कृष्ण का स्थान गौण माना गया है। तो 75 प्रश्न में तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अर्थात यह सही कथन, इसे ही मानेंगे। प्रश्न संख्या
76 निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विज्ञान गीता, छंदमाला, जहांगीर, जस चंद्रिका, यह सभी रचनाएं केशव दास की है। भाषा भूषण जसवंत राजा जसवंत सिंह की रचना है, जो अलंकार से संबंधित ग्रंथ भी माना जाता है। तो यहाँ पर भाषा भूषण केशव दास का ग्रंथ नहीं है। प्रश्न संख्या 77 हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो अलंकृत काल कहने वाला विद्वान कौन थे दोस्तों? मिश्र बंधु थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रामचंद्र शुक्ल ने तो क्या नाम दिया? रीति काल नाम दिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिश्र बंधु सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कवि कुल कंठाभरण, यह प्रश्न कई बार दोस्तों प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षा हो, चाहे सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा में भी यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो कवि कुल कंठाभरण यह रचना दुल्ह की है। श्रृंगार सागर आलम की नहीं है दोस्तों। रस सारांश भिखारीदास की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। तो इसमें 78वें प्रश्न में विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। श्रृंगार सागर आलम की रचना नहीं है। आलम की रचना कौन सी थी दोस्तों? आलम केली। प्रश्न संख्या 79 निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है? ठाकुर है, आलम है, बोधा है, घनानंद है, लेकिन भिखारीदास नहीं है। भिखारीदास रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, अपितु रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 80 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, बिल्कुल है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। इंद्रिय वासना का मतलब क्या है? प्रेम में स्थूलता नहीं है, अपितु प्रेम में क्या है? सूक्ष्मता है। इंद्रिय वासना का मतलब प्रेम का स्थूल रूप, और जो आत्मिक प्रेम होता है वह क्या होता है? प्रेम का सूक्ष्म रूप होता है। तो रीति मुक्त कवियों में प्रेम का सूक्ष्म रूप अधिक है, न कि स्थूल रूप। दूसरा ऑप्शन है रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। अब दोस्तों यह कथन गलत है, क्योंकि प्राचीन काव्य परंपरा को नहीं अपनाकर इन्होंने उस परंपरा के विरुद्ध रीति मुक्त काव्यधारा का प्रवर्तन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन विकल्प संख्या दूसरा सही हो जाएगा। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 81 में। प्रश्न संख्या 82 रीति काल के कवि रसलीन का लेखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो रसलीन का ग्रंथ कौन सा है? अंग दर्पण है। प्रश्न संख्या 83 इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव, रस, जाति, कुशल, ये सब ग्रंथ किसके हैं? भिखारी देव के हैं। विष्णु विलास भी इनका, भवानी विलास भी इनका है, लेकिन विष्णु विलास इनका नहीं है। तो 83वें प्रश्न में कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ओरछा नरेश के जो दरबारी या जो राजाश्रय में रहने वाले कवि थे वह केशवदास थे। प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा का नाटक 8वां सर्ग बिल्कुल सही है। शंकर शेष इनकी रचना एक और द्रोणाचार्य बिल्कुल सही है। भीष्म साहिनी का नाटक हानुस बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती का अंधा कुआं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। तो प्रश्न संख्या 85 में चौथा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
चतुरी चमार निराला की रचना है, निराला की कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की कहानी है। डाची किसकी कहानी है? उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है। और परिंदे दोस्तों प्रसिद्ध कहानी है निर्मल वर्मा की। तो इस तरह प्रश्न संख्या 86 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की श्री चंद्रावली नाटिका उनकी रचना है। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवेति भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक है। भारत दूरदर्शा बिल्कुल इनका ही नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी यह इनका नाटक नहीं है। यह नाटक इनका नहीं है। अर्थात कौन सी रचना सही हो जाएगी? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? उदंत मार्तंड यह हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है और इसका प्रकाशन सन 1826 में हुआ था, न कि 1838 में। सरस्वती का प्रकाशन 1900 में हुआ, बिल्कुल सही है। कवि वचन सुधा का भी 1868 में हुआ था, यह भारतेंदु की पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में हुआ, बिल्कुल सही है। तो विकल्प 1 इसमें सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन सन 1826 में हुआ था। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखे? तो दोस्तों शिव शंभू का चिट्ठा जो व्यंग्यात्मक निबंधकार है, किसने लिखे हैं? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, स्मारिका, अतीत के चलचित्र, ये तीनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, जबकि वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की नहीं है। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, आत्मकथा का एक भाग है। चेतना के बिंब नगेंद्र की रचना है। यौवन के द्वार पर दोस्तों रामदरस मिश्र की रचना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 91 में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। गुमकड़ शास्त्र महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। खेला पोलमपुर मणि मधुकर की रचना है। कलम का मजदूर किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखी है? मदन गोपाल ने लिखी है। तो दोस्तों 92 प्रश्न संख्या 92 में विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का। मेरे राम का मुकुट बिक रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों हजारी प्रसाद जी का निबंध है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 93 में विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास बिल्कुल है, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं। जगदीश चंद्र माथुर किस युग के नहीं है? भारतेंदु युग के नहीं है। प्रश्न संख्या 95, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई, बिल्कुल हुई। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका उद्देश्य है, बिल्कुल है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है, बिल्कुल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, बिल्कुल नहीं है। इसके संस्थापक कौन थे? 3 सदस्य थे इसके संस्थापक सदस्यों में से, राम, श्याम और शिव। तो प्रश्न संख्या 96, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है?
द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता की प्रधानता थी। यह सही, यह होना चाहिए था, लेकिन पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, बिल्कुल है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में यह लिखा है कि हाथी से लेकर चिट्ठी पर्यंत किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। प्रश्न संख्या 97, यह प्रश्न दोस्तों डिलीट हो गया था। प्रश्न संख्या 98, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, बिल्कुल किया है। छायावादी भाव बोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रदान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, बिल्कुल हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत नहीं होती है, अद्वैत दर्शन में परिणत होती है। जबकि प्रसाद की जो अनुभूति है वह शैव दर्शन में परिणत होती है, जयशंकर प्रसाद की, और निराला की जो अनुभूति है वह अद्वैत दर्शन में परिणत होती है। प्रश्न संख्या 98 में विकल्प संख्या 3 सही है। प्रश्न संख्या 99, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। छायावाद को अपना समर्थक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल मिला। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प तीसरा, छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। दोस्तों यह नहीं है, राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के लेखक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, बिल्कुल किया है। अज्ञात आलम्बन का चित्रण और इसको लेकर एक परिभाषा भी बन गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि रहस्यवाद, छायावाद क्या है, रहस्यवाद की अनुभूति है, उसमें अज्ञात आलंबन के प्रति क्या किया जाता है, प्रणय अनुभूति का निवेदन किया जाता है। विकल्प 100, प्रश्न संख्या 100, स्थापना। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, बिल्कुल थी, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था, बिल्कुल करना था। तो यहाँ पर ए और आर, स्थापना, कथन और तर्क दोनों ही क्या है, सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैं यहीं तक आपको प्रश्न हल करवाए हैं मैंने, प्रश्न संख्या 51 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक। आगे के जो भी प्रश्न हैं वह मैं अगली क्लास में लाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आज हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में।